हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम भरतपुर के जाट वंश के इतिहास के बारे में जो प्रमुख तथ्य है उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो नोट्स का प्रयोग किया है वो इस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं कि इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, वे सारे के सारे इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1669 ईस्वी में मथुरा के आसपास के क्षेत्र में, जहाँ पे जाट किसान रहते थे, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। साथियों, आपको याद होगा, औरंगजेब है वो 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह मुगल शासक था और 1707 ईस्वी तक यह इस गद्दी पर रहा। मुगल सम्राट औरंगजेब का शासनकाल है वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और इसकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके कारण से जाट किसान है वो इससे नाराज हो गए और इन्होंने मथुरा के आसपास के क्षेत्र में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और आपको जो याद रखना तथ्य है कि इस विद्रोह का नेतृत्व गोकुला नामक जाट किसान ने किया था। आपको नाम याद रखना, गोकुला। गोकुला ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन साथियों, यह विद्रोह ज्यादा नहीं चल सका और अगले ही वर्ष वर्ष 1670 ईस्वी में गोकुला को पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन साथियों, विद्रोह दबने वाला नहीं था। यह विद्रोह चलता रहा और उसके बाद में 1687 ईस्वी में सिनसिनी का जमींदार जो है राजा राम, उसने विद्रोह कर दिया। राजा राम भी वही जाट था और उसी गोकुला के परिवार में था। राजा राम ने 1687 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया। राजा राम ने जो अकबर का मकबरा था, अकबर की कब्र थी, उसमें तोड़फोड़ की, उसे लूट लिया और अकबर की अस्थियों को निकालकर जला दिया। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था राजा राम। इस विद्रोह को बाद में दबा दिया गया। तो गोकुला के बाद में राजा राम। उसके बाद हम पढ़ते हैं चूड़ामन। चूड़ामन ने थून के किले का निर्माण करवाया। इसने अपने जाट राज्य की स्थापना की और चूंकि ये सिनसिनी गांव के थे, जो मैंने नाम बताए हैं अभी आपको, ये सिनसिनी गांव के थे, इसलिए इन्हें सिनसिनीवार जाट कहते हैं। जो भरतपुर में जाटों का राज्य स्थापित हुआ, वे जाट सिनसिनीवार जाट कहलाते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके बाद में इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ बदन सिंह। लेकिन चूड़ामन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, बदन सिंह और मोहकम सिंह। बदन सिंह को जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने समर्थन दिया, जिसके कारण से बदन सिंह है वो मोहकम सिंह से जीत गया और चूड़ामन का अगला उत्तराधिकारी बदन सिंह बना। चूड़ामन की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार संघर्ष में बदन सिंह और मोहकम सिंह के विरुद्ध जयपुर के सवाई जय सिंह का समर्थन बदन सिंह ने प्राप्त किया। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। बदन सिंह ने मोहकम सिंह के विरुद्ध सवाई जय सिंह का समर्थन प्राप्त किया। सवाई जय सिंह ने इसे डीग की जागीर दी। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दी और ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की। ब्रिजराज की उपाधि आपको याद रखनी है, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को दी थी। और पचरंगी ध्वजा भी प्रदान की। पचरंगी ध्वजा जो कि जयपुर का राजकीय चिन्ह था, वो भी बदन सिंह को प्रदान किया गया। बाद में सवाई जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि के साथ साथ राजा की उपाधि भी प्रदान की। यानी एक प्रकार से इस राज्य को जयपुर के राज्य ने समर्थन दे दिया था, इस राज्य को स्वीकार कर लिया था। बदन सिंह ने इनमें से किसी भी उपाधि, ब्रजराज या राजा की उपाधि को स्वीकार नहीं किया। वह अपने नाम के आगे ठाकुर लगाता था, न तो राजा न ब्रजराज। उसने इस प्रकार की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। बदन सिंह कभी भी दिल्ली के दरबार में नहीं गया। उसकी आस्था है वो जयपुर दरबार से जुड़ी हुई थी, तो वह कभी भी दिल्ली के दरबार में नहीं गया। इसके संबंध, बदन सिंह के संबंध जो है वो जयपुर के सवाई जय सिंह से अच्छे थे। हमने देखा था उत्तराधिकार युद्ध में भी बदन सिंह का समर्थन सवाई जय सिंह ने किया था। यह जयपुर दरबार में जाता था और जयपुर के पास ही बदन सिंह के नाम पर बदनपुरा नामक नगर बसा हुआ है। यह आपको नोट करना है कि कितना महत्व था
जयपुर दरबार में बदन सिंह का। बदन सिंह ने डीग और कुम्हेर के किले बनवाए। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसे अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। वेरी मोस्ट तथ्य बता रहा हूं आपको। बदन सिंह ने डीग और कुम्हेर के किले बनवाए। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले शासक सूरजमल की। सूरजमल का शासनकाल जो है वो 1753 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक माना जाता है। वेरी मोस्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हम, और इसके भी महत्वपूर्ण तथ्य है। सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। और इसका दूसरा उपनाम है जाटों का अफलातून। ये दोनों आपको याद रखने हैं। जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून है वो सूरजमल को कहा जाता है। इसने भरतपुर के किले को बनवाया और भरतपुर को अपनी राजधानी बनाई। यह बात आपको अच्छी तरह से नोट करनी है। भरतपुर का किला जो कि मिट्टी का किला कहलाता है, उसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था और अपने जाट राज्य की राजधानी भरतपुर महाराजा सूरजमल ने निर्धारित की थी। पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ साथियों, आपको याद होगा, वर्ष 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, उससे महाराजा सूरजमल की अनबन थी, जिसके कारण से युद्ध में सूरजमल ने भाग नहीं लिया। परंतु भागते हुए मराठा सैनिकों को भरतपुर में शरण जरूर दी। आपको ये याद रखना होगा, 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। जाट राजा सूरजमल ने यद्यपि मराठों के साथ युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन भागते हुए मराठा सैनिकों को अपने राज्य में शरण जरूर दी थी। इसी के साथ राजमहल और बगरू के युद्ध में भी महाराजा सूरजमल ईश्वरी सिंह की मदद करता है, ईश्वरी सिंह की सहायता करता है। आपको पता होगा कि ये युद्ध है, उत्तराधिकार के युद्ध थे जयपुर के लिए, जिसमें महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की सहायता की और आपको याद होगा ईश्वरी सिंह इसमें विजयी भी रहा। इन दोनों युद्धों में, राजमहल और बगरू के युद्ध में, सूरजमल ने हरावल में रहकर युद्ध किया। हरावल का अर्थ है सेना का सबसे आगे का भाग। तो महाराजा सूरजमल ने जयपुर के ईश्वरी सिंह का साथ देते हुए इन दोनों युद्धों के अंदर हरावल में रहकर युद्ध किया था। सन 1754 ईस्वी में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। वर्ष 1754 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां से नूरजहां का झूला उठाकर ले आए और इसे अपने डीग के महलों में लगवाया। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नूरजहां के झूलों को उठाकर और अपने डीग के महलों में लगवा दिया। डीग में जल महलों का निर्माण करवाया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, डीग में जल महलों का निर्माण जो है वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह आपको अच्छी तरह से नोट करना है। 1763 ईस्वी में नजीब खां के विरुद्ध युद्ध करता हुआ ये मारा जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, 1761 में एक युद्ध हुआ था पानीपत तृतीय के अलावा, जिसमें महाराजा सूरजमल ने आगरा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। और उसके बाद जो युद्ध हुआ 1763 में, उसमें यह नजीब खां के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा जाता है। ये एक युद्ध विशेषज्ञ तो था ही, इसके साथ ही आर्थिक विशेषज्ञ भी था। उसने अपने राज्य के अंदर अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कई प्रयास किए थे। उसकी मृत्यु के समय वर्ष 1763 ईस्वी में भरतपुर राज्य की आय 175 लाख रुपए सालाना थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में महाराजा सूरजमल है एक आर्थिक विशेषज्ञ थे। भरतपुर में जो दीवान का पद होता था उसे मुख्तियार कहते थे। दीवान के पद को मुख्तियार कहते थे। महाराजा सूरजमल के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था मंगल सिंह पुरोहित, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो आपको याद रखनी है, सुजान संवत विलास। सुजान संवत विलास है वो मंगल सिंह पुरोहित ने लिखी थी। महाराजा सूरजमल की पत्नी का नाम किशोरी देवी था। सूरजमल की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बने उनका नाम है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने 1774 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के लाल किले के अष्ट धातु के निर्मित दरवाजे लेकर आ जाते हैं और भरतपुर के किले में लगवा देते हैं। अष्ट धातु के जो दरवाजे थे वो दिल्ली के लाल किले में किस प्रकार आए, ऐसा माना जाता है साथियों
ये किले असल में चित्तौड़ के किले, ये दरवाजे जो है चित्तौड़ के किले में लगे हुए थे। वहाँ से जब अकबर ने 1567 ईस्वी में 1567-68 ईस्वी में जो अभियान किया, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसमें ये किवाड़ जो है, ये दरवाजे जो है अकबर उठाकर आगरा ले आता है और आगरा से फिर औरंगजेब इसे दिल्ली ले गया और 1774 ईस्वी में जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला किया और ये किवाड़ भरतपुर ले आता है और भरतपुर के किले में लगवा देता है। ये दरवाजे मूलतः चित्तौड़ के किले के लगे थे, जिन्हें अकबर चित्तौड़ अभियान में आगरा लेकर आ गया और फिर औरंगजेब इन्हें दिल्ली लेकर आ गया था। जवाहर सिंह ने इस विजय की याद में भरतपुर के किले में जवाहर बुर्ज बनवाया। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, जवाहर बुर्ज, अपने नाम पर ही जवाहर बुर्ज बनवाया। जब 1774 में इसने दिल्ली को जीता, उसकी याद में ये जवाहर बुर्ज बनवाया गया था, जहां बाद में भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। ये भरतपुर के किले में स्थित है जवाहर बुर्ज और यहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। कामा का युद्ध, कामा के युद्ध में जवाहर सिंह ने जयपुर के माधो सिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ा। ये नोट करना आपको, हम ज़्यादातर देखते हैं कि जाट शासकों ने जयपुर के शासकों का साथ ही दिया था, लेकिन कामा के युद्ध में जवाहर सिंह ने जयपुर के माधो सिंह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अगले शासक की बात करते हैं, अगले जाट शासक रणजीत सिंह। इन्होंने 1803 ईस्वी में जब दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, इस दौरान जसवंत सिंह होलकर को भरतपुर में शरण दी। साथियों, इस युद्ध से रणजीत सिंह का कोई लेन देन नहीं था। यह युद्ध अंग्रेज मराठा युद्ध था, अंग्रेजों और मराठों के बीच में था, लेकिन ये युद्ध लसवाड़ी क्षेत्र के आसपास लड़ा गया था और इसमें जसवंत राव होलकर जो है वो भागकर भरतपुर में चला जाता है रणजीत सिंह के पास और रणजीत सिंह इसे शरण देता है। और आपको पता होगा, अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर लगाया भरतपुर के किले को जीतने के लिए। कड़े प्रयासों के बाद भी अंग्रेज भरतपुर के किले को जीत नहीं पाते हैं। इस किले को अंग्रेज है वो जीत नहीं पाए, इसलिए इसे लोहागढ़ भी कहा जाता है। ध्यान रखना आप, मिट्टी का किला, लोहागढ़, भरतपुर का किला, ये सारे के सारे एक ही किले के नाम हैं। एक कहावत प्रचलित है, डीगियोनी गढ़ डीगरो तोपा ताव पड़ंत। डीगगढ़ का, हालांकि यहाँ पर गढ़ भरतपुर का, लोहागढ़ जो है उसकी बात कर रहे हैं, पर पहले डीग फेमस था, इसलिए डीगगढ़ का जो डीगगढ़ है वो डीगा नहीं, और तोपों के ताव उसके ऊपर पड़ रहे थे, तोपों के गोले उसके ऊपर पड़ते जा रहे थे। कोरा खांडी नी हुई गोरा डी गलंत। गोरों की डींग है, यानी खोखली बातें, वो इससे नष्ट हो गई, या कह सकते हैं कि उनका काफी अपमान हुआ इसमें, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाए। रणजीत सिंह ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ मैत्री संधि कर ली और यह संधि सहायक संधि, आपको याद रखना, सहायक संधि कहलाती है, सहायक संधि। रणजीत सिंह के बाद, ये आपको नोट करना अच्छी तरह से, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। इसके बाद अगले शासक है जसवंत सिंह द्वितीय। आपको याद रखना, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। और अगले शासक ब्रजेंद्र सिंह। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो भरतपुर के शासक है वो ब्रजेंद्र सिंह थे। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भरतपुर के किले को लोहागढ़ का किला भी कहा जाता है। डीग का उपनाम जल महलों की नगरी है। यहाँ पर काफ़ी सारे जल महल है और फेमस जल महल है, इसके कारण से डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। चील महल, किशोरी महल और ढिपोड़ी महल ये भरतपुर में स्थित है। प्रश्न पूछा हुआ है ये, चील महल, किशोरी महल और ढिपोड़ी महल ये भरतपुर में स्थित है। महाराजा सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। मैंने आपको बताया था अभी पीछे, 1761 में महाराजा सूरजमल ने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। भरतपुर का जो किला है महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, उसको न तो अंग्रेज जीत सके और न ही मुसलमान, इसलिए इसे अजय दुर्ग कहते हैं। अजय दुर्ग, मिट्टी का किला, भरतपुर का किला और लोहगढ़, ये सब के सब भरतपुर के किले के नाम है। लॉर्ड लेक ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे,
इसकी नींव में बारूद भरकर उड़ाने का असफल प्रयास किया था। इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा, वो आपको ये परीक्षा के अंदर, पटवारी परीक्षा के अंदर इसी प्रकार की एक उक्ति है, वो पूछी हुई है, ये आपको याद रखनी है। ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गया है। ये उक्ति है चार्ल्स मेटकाफ की, आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने साथियों के साथ इस चैनल की चर्चा ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। यूट्यूब पर गुरु दीपक जांगड़ नाम लिखते ही आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।